हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज लेके आ गए हैं डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3। डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3। आज का गोल क्या है सर? टुडेज गोल, आज का गोल क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले आज अपन करेंगे एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का कंटिन्यूएशन। पिछले लेक्चर में टाइम की कमी के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद कलर देखेंगे। उसके बाद अलॉयज देखेंगे। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स देखेंगे। सर आज तो आपने पूरा लिस्ट ही भर के लेके आ गए। अरे भाई, आप तो सर पूरी लिस्ट ही लेके आ गए, कितना बड़ा लेक्चर करोगे। अरे बेटा, ये प्रॉपर्टीज जो लास्ट में है ना, इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज है वो छोटे प्रॉपर्टीज है। छोटे प्रॉपर्टीज है, एक एक स्लाइड पे ही, एक एक पेज पे ही समझा दूंगा। ये एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये 4 टॉपिक्स सिंपल है, इजी है, डायरेक्ट सवाल इससे बनने को मिलेगा। ठीक है, गोल्स देख लिया अपन ने, गोल देख लिया। तो पहले लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करने वाले हैं अपन कंटिन्यूएशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एकदम स्लो सिंपल लेक्चर होने वाला है। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता या ताकत, इसे अपन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। the more the unpaired electrons, more will be the energy of atomization, except for Mn and Tc। एक्सेप्शंस रहते ही हैं, इनको बॉक्स करना जरूरी है। एक्सेप्ट फॉर Mn and Tc, the more the number of unpaired electrons, more will be the energy of atomization, except for Mn and Tc, because they are loosely packed in the crystal. Because they are loosely packed in crystal, वो अपने क्रिस्टल में लूजली पैक्ड होते हैं। इसके वजह से इनकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन में डिप आ जाता है, इनके एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन में डिप आ जाता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग होगी, मोर फ्रीक्वेंट
मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, अगर मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन इन पे होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस होंगे, जिसके कारण इनकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होंगी, जिसके वजह से इनकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होगी। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस तो फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्ड वो बना पाएंगे। अगर ये सब कर पा रहे हैं तो एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन उनकी ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप एनर्जी ऑफ atomization increases, energy of atomization increases due to increase in bond strength, डाउन द ग्रुप एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, नोट कर लीजिए, सिमेट्रिकल लिखा गया है आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन डिप देखने को मिलता है MnNTC में डिप देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड इन द क्रिस्टल में वो लूजली पैक्ड है, इसके कारण वो उनकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एक्सेप्शनली कम देखने को मिलती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग होगी, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन बढ़ेगा, देयर बाय एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगी। डाउन अ ग्रुप की बात किया, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रोमियम से ज़्यादा मॉलिबेडेट की होती है, उससे ज़्यादा टंगस्टन की होती है, लेकिन क्रोमियम है मैक्स इन 3D, मॉलिबेडेट है मैक्स इन 4D एंड टंगस्टन है मैक्स इन 5D। प्लस ये सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन इन द होल डी ब्लॉक टंगस्टन की होती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्रोमियम की 3D सीरीज में सबसे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, मॉलिबेडेट की 4D में सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, टंगस्टन की 4D क्या 5D क्या 3D क्या पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन की सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। नोट कर लीजिए बेटा, ये लिख दिया है ऐसे नोट्स, ठीक है, बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन के ऊपर। यहाँ तक शायद से मैंने
पिछले लेक्चर में भी किया होगा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे थोड़ा भागना पड़ा, इसलिए मैंने फिर से एक बार बता दिया। अभी इम्पोर्टेंट आता है चीज, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई m से m प्लस जाता है, अगर कोई m से m प्लस जा रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसका क्या होता है सर, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस इन इलेक्ट्रॉन, इज द लॉस इन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई खुद की ऑक्सीडेशन करता है तो वो एक शानदार रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर कोई खुद की ऑक्सीडेशन करता है तो वो दूसरों को रिड्यूस करता है, क्योंकि दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स खिलाता है, बोलता है ले ले मेरे इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे खाते हैं, इसलिए दूसरों को रिड्यूस कर देता है। अगर कोई m प्लस में बैठ के इलेक्ट्रॉन खा के m में आ जाता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे होता है, इज द गेन इन इलेक्ट्रॉन, इज द गेन इन इलेक्ट्रॉन। ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये ऑक्सीडेंट है या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। अगर m अपने से इलेक्ट्रॉन छोड़े वो ऑक्सीडेशन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो रिडक्शन करता है। लॉस इन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नोट कर लीजिए। अभी नीचे देखिए, अगर m को m प्लस में जाना है, अगर एक को m है, ये m सॉलिड में पड़ा हुआ है, m सॉलिड में है तो पहले गैस में जाएगा। गैस में कैसे जाएगा, इसको कुछ अपने को एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ेगी, जो देते हैं एंडोथर्मिक होती है, ये देनी पड़ेगी, इससे ये m गैस में चला जाएगा। गैस से एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने वाले को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो पिछले लेक्चर में एकदम मस्त सिखाया है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोली, I1 लिख देते हैं, ये इसमें चला जाता है। अभी इसमें वाटर डाल दिया, अगर इसमें वाटर डाल दिया तो ये एक्वियस हो जाता है, तो ये IE एंडोथर्मिक होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। इन दोनों में एनर्जी देनी पड़ती है, हाइड्रेशन के वक्त एनर्जी मिलती है, इन दोनों में एनर्जी देनी पड़ती है, हाइड्रेशन में एनर्जी मिलती है। तो अगर इसको m से m प्लस में जाना है, तो ये कभी जाएगा, इसको थोड़ा लालच देना पड़ेगा। अरे भाई तुझे खर्चा कम करना पड़ रहा है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है m प्लस में जाने पर। अरे भाई तुझे खर्चा कम करना पड़ रहा है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है m प्लस में जाने के वक्त, तो ये कभी फेवरेबल करेगा, फेवरेबल कभी ये होगा जब भी इसको लालच दोगे, अरे तुझे लो एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको बोला तुझे खर्चा कम करना पड़ेगा। और क्या बोला इसको और बोला लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको और लालच दिया, इसको बोला लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या बोला, लालच दिया हाई हाइड्रेशन एनर्जी।
हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कभी ये फेवरेबल होगा, मैंने बोला इसको लालच देना पड़ेगा, अरे भाई खर्चा कम करना पड़ रहा है लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, तो ये भाग के +1 बना देगा, भाग के +1 बना देगा। अगर मैंने इसको इधर खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, मैंने बोला खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन रिवॉर्ड कम मिलेगा, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, इसको हाथ पे लिख के आ जाना। मेटल्स that have high metals that have high, ध्यान से, high energy of atomization tend to be noble यानी कि not reactive, tend to be noble metals that have high energy of atomization tend to be noble that is not reactive। मतलब इसको अगर तूने high energy of atomization पहले ही इसको धक्का दे दिया, या आगे M+ में नहीं जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये नोबल रहेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन मैंने लिख दी है। ये भी फेवरेबल कंडीशंस याद रखने हैं और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन में इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का? पहले पेज पे मैंने बता दिया। अभी मैंने क्या बोला, M से M+ में जाएगा, वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट है। अगर एक M+ में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो वो M में जाएगा, उसका रिडक्शन होता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाता है। अगर M सॉलिड से उसको M+ में जाना है तो उसको पहले ही लालच देनी पड़ेगी, तेरा खर्चा कम होगा लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, यानी कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो एटोमाइजेशन एनर्जी बट हाई हाइड्रेशन एनर्जी, खर्चा कम लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा। अगर इसको बोला तुझे खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये बोलेगा मैं रिएक्शन ही नहीं करेगा, मैं रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये बोल देगा। नोट कर लीजिए एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया गया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन कंप्लीट हो गया है, अभी चालू करते हैं सेकंड गोल जो अपना है, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये वेरियस प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं ड्यू टू लेस एनर्जी गैप between ns and n-1 d ऑर्बिटल। ये लेस एनर्जी गैप बिटवीन ns और n-1 d ऑर्बिटल की वजह से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या होता है सर? निकालने का तरीका क्या होता है? NS से लेकर NS प्लस n-1 d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
ऐड करके यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट उनका चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा। स्टार तरीका मैंने बता दिया है, स्टार तरीका मैंने बता दिया है। NS इलेक्ट्रॉन से लेके NS प्लस N माइनस 1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सम और यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा। जितनी ज्यादा अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। बोला जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। यहाँ पे Mn हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ranging from +2 से +7। ये कैसे कैलकुलेट किया? NS में 2 होंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s2। 4s में कितने हैं इसके? 2 है, +2 लगा दीजिए। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अनपेयर्ड को 5 + 2 + 7। ये तरीका से अपन देख सकते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को अपने को मिलने वाला है। Mn का ऑक्सीडेशन रेंज करता है +2 से लेके +7 तक। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टार तरीका बता दिया है। NS से लेके NS प्लस N-1D के ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जोड़ के ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देखने को मिलता है? एनर्जी गैप NS और N-1D के बीच में बहुत कम एनर्जी गैप होता है, इसकी वजह से इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बॉक्स डाल के एक स्टार तरीका लिखवा रहा हूँ। स्टार तरीका क्या है? कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते? स्कैंडियम 2+ नहीं होता, Fe5+ नहीं एग्जिस्ट करता, कोबाल्ट 5+ एग्जिस्ट नहीं करता, जिंक +3 एग्जिस्ट नहीं करता, कॉपर +3 एग्जिस्ट नहीं करता। These oxidation state do not exist. Do not exist. These oxidation states do not exist. ये स्टार तरीका दे दिया है। स्कैंडियम 2+, जिंक 3+, Fe5+, कोबाल्ट 5+, कॉपर 3+, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। ये याद रख सकते हो, स्टार तरीका मैंने मेंशन करवा दिया है, नोट कर लो। ये इस पेज पे क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों दिखाते हैं? वेरिएबल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनका NS और N-1D का गैप काफ़ी कम होता है। और तरीका मैंने दे दिया, फिर से स्टार तरीके देने चालू हो जाएंगे कि NS से लेके NS प्लस N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सम इन दोनों के बीच में रेंज फ्लक्चुएट करेगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 रेंज करता है। ट्रिक से निकालो, 3d5 4s2, 4s2 यहाँ पे लिख दिया +2, ये जोड़ दो अनपेयर्ड करके 7 तक आ जाएगा। तरीका, दीज ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट एग्जिस्ट। स्कैंडियम 2+ नहीं एग्जिस्ट करता, आयरन 5+, कोबाल्ट 5+ नहीं एग्जिस्ट करता, जिंक 3+ एंड कॉपर 3+ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रब कर दूं।
यहाँ पे अभी अपन आगे थोड़ा चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, स्कैंडिनियम यहाँ पे मैंने बना दिया। ऐसा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहाँ से बढ़ेगा फिर घटेगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो एट द एक्सट्रीम्स, एट द एक्सट्रीम्स oxidation states are lesser, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेस होते हैं एट द एक्सट्रीम। ये सिर्फ +3 में एग्जिस्ट करता है, +3 इसका होता है, इसका सिर्फ +2 होता है। तो ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे here number of unpaired electrons are less, that's why lesser oxidation state। इधर की तरफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट लेसर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वे नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आर लेस, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर लेस। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कम है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कम है, इसके कारण यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में भी घुमा के पूछ सकते हैं वो ये सवाल कि एक्सट्रीम्स पे ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर क्यों होते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस तरफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, इस तरफ नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कम होते हैं इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम देखने को मिलता है। ये एक पॉइंट हो गया। आगे क्या है, आगे है here oxidation state increases by 1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बाय 1, यानी कि यहाँ पे V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस ऐसे एक से बढ़ता रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बाय 1 या यूनिटी। इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स it increases by 2। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें 1 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, लेकिन इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट इट इंक्रीजेस बाय 2, इट इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, ठीक है सर, ये नोट डाउन कर सकते हो तब तक। ठीक है, ये पेज हो गया, इजी था, मैंने बताया एट एक्सट्रीम्स ऑक्सीडेशन स्टेट आर लेसर, क्योंकि इस साइड पे नंबर ऑफ अनपेड
इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, दैट्स व्हाई लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स लेस होते हैं, इसलिए लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बढ़ता है, V2 प्लस V3 प्लस V3 V4 प्लस 1 से बढ़ेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है। यहाँ पे इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट इंक्रीजेस बाय 2। डिफरेंस ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ये डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। In D block, higher oxidation states stability increases down the group. Whereas in P block, stability of higher oxidation state decreases down the group due to inert pair effect। और एक इंपॉर्टेंट लाइन में लेके आ गया, इन डी ब्लॉक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, while in P block the higher oxidation stability decreases down a group due to inert pair effect, due to inert pair effect। यहाँ पे D ब्लॉक में अगर मैंने लिखा करोर मो वाला ये ऑर्डर लिखा, तो नीचे जाते वक्त Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहां से सवाल क्या पूछेगा, क्रोमियम +6 can act as a strong oxidizing agent, while molybdenum +6 and tungsten +6 cannot act as strong oxidizing agents। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने क्वेश्चन पूछा है। मैंने बोला डी ब्लॉक में डाउन अ ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। अगर डाउन अ ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली क्रोमियम के कंपैरेटिवली मॉलिब्लेड एंड टंगस्टन ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो खुद का रिडक्शन नहीं कराएंगे, दैट इज व्हाई वो दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, दैट इज व्हाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है। लेकिन क्रोमियम +6 की इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, क्रोमियम +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में तो है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये क्रोमियम +6 से क्रोमियम +2 तक जा सकता है, यानी कि खुद का रिडक्शन कर सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, as the stability
of higher oxidation state increases down the group. That's why MO plus 6 and W plus 6 cannot act as strong oxidizing agents. ये इम्पोर्टेंट एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनता है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से शांति से देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ये खूबसूरत लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, या फिर और छोटे पॉइंट्स अपन देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, इन डी ब्लॉक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, whereas in P block stability of higher oxidation state decreases down the group due to inert pair effect. सर inert pair effect का मतलब क्या है, जो इनके NS2 यानी कि जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने स्ट्रांगली न्यूक्लियस पकड़ के रखता है कि वो इनर्ट हो जाते हैं रिएक्शंस के लिए। दैट्स व्हाई इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे मैंने क्रोमो वो यानी कि करोड़ मोल वाला का एग्जाम्पल लिया, इसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रही है। सवाल आया क्रोमियम प्लस 6 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while MO plus 6 and tungsten plus 6 cannot, यहाँ पे cannot ऐड कर, cannot act as a strong oxidizing agent as the stability of higher oxidation state increases down the group. That's why Mn plus 6 and tungsten plus 6 cannot act as a strong oxidizing agent. ये रीजन है उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया अपना क्लियर। यहां पे एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन बी stabilized by synergic bonding. मतलब बोला यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स या फिर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब बैक बॉन्डिंग भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, ये एक मेटल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तुम पढ़ोगे आगे, यहाँ पे एक लाइगैंड होता है, तो मेटल ये डी ब्लॉक मेटल होता है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, पहले तो लाइगैंड अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में दे देता है और सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये लाइगैंड क्या करता है, ये एक पाई एसिड लिगैंड है, अभी तक नाम बस याद कर लो, पाई एसिड लिगैंड है। इसको क्या चाहिए, इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको पाई बॉन्ड बनाना है मेटल के साथ ताकि इन दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो और इसके वजह से M का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे ये
अपने इलेक्ट्रॉन्स लाइगैंड के साथ दे देता है और पाई बॉन्ड बना देता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लाइगैंड को दे देता है और पाई बॉन्ड बना लेता है। इसके कारण ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। दिस बिकम्स स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्ड या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहां से इसने भी शेयर किए, पाई बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा की स्ट्रेंथ है, पाई भी और स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, आखिरी पॉइंट था मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन स्टेट का। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर सकते हैं, या इसको बैक बॉन्ड भी बोला जाता है। पहले लाइगैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये मेटल के डब्बे में वेकेंट डी में इलेक्ट्रॉन्स भर के सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये पाई एसिड लिगैंड होता है। इसकी क्या खासियत होती है, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन लेके एक पाई बॉन्ड बना लेता है, एक पाई बॉन्ड बना लेता है और इस स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देता है बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग का फील आएगा। यहाँ पे भी मैंने जितना रिक्वायर्ड है उतना फील दिखा दिया है। ठीक है सर, ठीक। आगे चलते हैं अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया अपन ने एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया। 2 गोल्स अपने कंप्लीट हो गए। अभी छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं। 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, डाया मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। सर ये सारे तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में। वही है सेम टू सेम। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर देता है। पैरामैग्नेटिक, दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक, they are weakly attracted by magnetic field। समझ में आया बच्चे? इसको सिमेट्रिकली लिख सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर देता है। पैरामैग्नेटिक को वीकली अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक पे भयंकर अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होता है। यहाँ पे अपन एक स्पिन ओनली फॉर्मूला पढ़ते हैं।
कि अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से कैसे म्यू निकाल सकते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है BM यानी बोहर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट है BM यानी बोहर मैग्नेटॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स N होता है। ये फॉर्मूला होता है म्यू कैलकुलेट करने का। ये कैलकुलेट करने का यहां पे लिख दो स्टार तरीका। अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग BM आएगा। अगर म्यू की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो म्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर n की वैल्यू 3 है म्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक और चीज लिख दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी म्यू। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू। और ये स्टार तरीका याद रखिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 1 पुट करके देखो, 1 प्लस 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3। 3 इंटू 1 3। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। 2 पुट किया, 2 ब्रैकेट 2 प्लस 4, 4 इंटू 2 रूट 8। रूट 8 की वैल्यू 2.83 समथिंग आती है, तो 2 पॉइंट समथिंग। तो ये तरीका याद रख लेना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नोट कर लो। ठीक है सर, फिर से रिवाइज करवा देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज छोटा टॉपिक है। डायामैग्नेटिक, दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक, they are strongly attracted by the magnetic field. spin only formula क्या है, mu is equals to root n bracket n plus 2। n is number of unpaired electrons। यूनिट इसकी क्या है, यूनिट इसकी BM है, बोर मैग्नेटॉन जिसको बोलते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट। और तरीका यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे तरीका दे दिया है। सवाल लेके आते हैं। इस NCERT का सवाल है, इंटेक्स सवाल लेके आते हैं। इंटेक्स सवाल लेके आते हैं, रब कर दूं। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इसी पेज पे बेस्ड है जो अभी तुमने लिखा है, कुछ बाहर नहीं जाएगा। Calculate the spin only magnetic moment of M2 plus I। M2 plus aqueous, इसका Z एटॉमिक नंबर दिया गया है 27। तो इसका म्यू कैलकुलेट करो, इसका म्यू कैलकुलेट करो। पॉज करो स्क्रीन को और खुद से ट्राई करो। ये सवाल यहाँ पे लिख दिया है मैंने ऊपर, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 27 है, M2 प्लस की स्टेट में आ रहा है। पहले तो एटॉमिक नंबर 27 है तो ये कोबाल्ट हो सकता है। कोबाल्ट आता है 27 पे। कोबाल्ट का 2 प्लस देख लिया अपन ने। कोबाल्ट के 2 प्लस में क्या होता है, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2। तो यहाँ पे 2 तो चले गए C2 प्लस में,
3d7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो n3 आके डायरेक्ट तुम स्टार तरीका लगा सकते हो। स्टार तरीका यानी म्यू 3 पॉइंट समथिंग होगा, म्यू 3 पॉइंट समथिंग होगा, या फिर सॉल्व कर सकते हो। म्यू इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा? रूट 15। रूट 15 मतलब 3.9 समथिंग आएगा, 3.9 समथिंग bm आएगा। कैसा था? इजी था सवाल? इजी था क्या? एक्सप्लेन कर दूं फिर से। यहाँ पे उन्होंने m2 प्लस दिया है हमें, एटॉमिक नंबर 27। पहले सीरीज के तो एटॉमिक नंबर याद होने इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैंने फिगर किया कोबाल्ट 2 प्लस की बात कर रहा है। कोबाल्ट का 3d7 4s2 होता है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 3d7 हो गया। 3d7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तरीका से ऐसे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सॉल्व करके भी 3.9 आंसर आ रहा है। ये था इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने धुआं धुआं कर दिया है। इसका आंसर समझ में आया तो लाइक कर देना भाई। समझ में आया सवाल? इजी था। चलो, तो ये तो हो गया अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। अभी देखते हैं कि ये डी ब्लॉक वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। देखते हैं वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स form coordination complexes, form coordination complexes। मैंने बोला वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी। कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी इनके पास होती है। साइज छोटी, चार्ज ज्यादा। मतलब टोटल फाई ज्यादा। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एक तो इनका स्मॉल साइज है और चार्ज ज़्यादा रखते हैं, और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। मैं अपन ने देखा था कि लाइगैंड वेकेंट डी ऑर्बिटल में डालता है तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ये इम्पोर्टेंट है फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनकी क्यों होती है, तो इसका रीज़न यही है। वेकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, साइज स्मॉल एंड चार्ज हाई। साइज स्मॉल और चार्ज हाई तो फाई की वैल्यू हाई। वेकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। क्लियर बेटा? बहुत शानदार। आगे चलते हैं। अपन ने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ये बनाते हैं, लेकिन इनके कॉम्प्लेक्सेस कलर भी दिखाते हैं। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन इज
डी ट्रांजिशन। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस का मेन रीजन क्या है? डी ट्रांजिशन। यहां पे सपोज मैंने लिख दिया यहां पे सपोज ये डी है, ऐसे आगे तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, लेकिन उतना समझ दो कि यहां से यहां पे इनकी ट्रांजिशन हो रहा है। डी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसमें जंप कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसके कारण यहां पे कलर इज सीन विजिबल रीजन में। अगर ये आता है तो कलर सीन होता है, कलर सीन होता है विजिबल रीजन में। अगर ये आता है तो कलर देखने को मिलता है। कलर कॉम्प्लेक्सेस में क्यों आता है? डी इलेक्ट्रॉन्स उछल के हायर लेवल में जाते हैं, उसके कारण वो सर्टेन एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर वो एनर्जी विजिबल रेंज में पड़ती है तो अपने को कलर देखने को मिलता है। विजिबल रेंज माने विबग्योर जैसे कलर्स, विबग्योर जैसे कलर्स अपने को, विबग्योर जैसे कलर्स अपने को देखने को मिलते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। मतलब यहां पे डी ट्रांजिशन D1 से लेके D9 कलर्ड होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। D1 से D9 कलर्ड होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कूद के ऊपर जा सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही कूद के ऊपर जा सकता है। एंड D0 एंड D10 आर कलरलेस। मैंने बोला D0 एंड D10 कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो ही कूद के एनर्जी दे सकते हैं जिससे कलर देखने को मिलेगा। तो ये था कलर इन कॉम्प्लेक्सेस कैसे देखने को मिलता है। ठीक है सर, कलर इन कॉम्प्लेक्सेस मेन रीजन इसका है डी ट्रांजिशन के कारण। डी का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में चला जाता है। अगर ये विजिबल रीजन में है तो अपने को विबग्योर वाले कलर्स देखने को मिलेंगे। अगर D1 से लेके D9 है कलर्ड है, अगर क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर D0 से D10 है, दोनों है D0 और D10, तो ये कलरलेस होंगे क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो कलर की बात हो गई है कंप्लीट, कलर की बात हो गई है कंप्लीट। नोट कर सकते हो आप कलर को भी, कलर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है सर, अभी क्या आता है, दो आखिर के टॉपिक बचते हैं आज के गोल के, जो है थ्योरेटिकल टॉपिक्स। थ्योरेटिकल टॉपिक्स, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये सॉलिड सॉल्यूशंस में भी देखा गया है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स अलॉयज होते हैं। alloys are formed when there is a size difference of approximately 15%। मतलब अगर दो मेटल्स में साइज डिफरेंस 15% के अराउंड है तो अलॉयज फॉर्म होंगे। अलॉयज आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ साइज डिफरेंस
of approx 15%. Of approx 15%. D block elements have almost similar atomic size. That's why easily forms alloys. इनका ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज है, इसलिए ये अलॉय इजीली बना सकते हैं. फेरेट alloys are most known. बोला फेरेट अलॉयज सबसे ज्यादा नोन है. एग्जाम्पल्स पूछ सकता है. ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज, टिन प्लस कॉपर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं आता, जिंक, कॉपर एंड निकल. ये है अलॉयज के बेसिक पॉइंट. एग्जाम्पल्स एक आध बार पूछ सकता है वो. ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखवा दिए हैं. ब्रास कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रॉन्ज टिन प्लस कॉपर होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता, जिंक कॉपर निकल होता है. अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का. सॉलिड सॉल्यूशंस में इन्हें देखा जाता है. alloys are formed when there is a size difference of approximately 15%. ये पूछ सकता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों इतने अलॉयज बनाते हैं? बिकॉज उनका सिमिलर एटॉमिक साइज होता है. वे फ्लक्चुएशंस इज ओनली 12 पाइकोमीटर से 17 पाइकोमीटर तक ही उनका फ्लक्चुएशन होता है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है. इसके कारण अलॉयज बना सकते हैं. फेरेट के अलॉय सबसे ज्यादा नोन है और ये कुछ एग्जांपल्स हैं. नोट कर लो. थ्योरेटिकल पोर्शन है अलॉय फॉर्मेशन. नोट कर लिया बेटा? डाउट नहीं है ना? कुछ सिंपल है. एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट्स की. लास्ट टॉपिक आज का आखिरी टॉपिक क्या है सर? आखिरी टॉपिक डीएनएफ. डी ब्लॉक बोरिंग लग रहा है बेटा. चैप्टर ही ये कलेक्शन ऑफ डेटा पे बेस्ड है. यहाँ पे जितना मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ कंटेंट, उससे बाहर कंटेंट नहीं पूछा जाएगा. और जितना तू एनसीईआरटी पढ़ेगा उतना तेरे लिए फायदेमंद होगा. टॉपिक्स है थ्योरेटिकल, कुछ कंसेप्ट भी है, लेकिन ज़्यादा इसमें डेटा है. तो यू हैव टू कोऑपरेट एंड स्टडी द एनसीईआरटी. लास्ट टॉपिक आज का इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ये क्या है? डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे एक क्रिस्टल है, यहाँ पे क्रिस्टल है, मेटल क्रिस्टल मैंने बना दिया है. यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स यानी कि बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये वॉइड स्पेसेस में फंस जाते हैं. ये वॉइड्स अपन इसको बोलते हैं, वॉइड्स. खाली स्पेसेस में ये मेटल के क्रिस्टल में फंस जाते हैं. इसके ये फंस जाते हैं तो क्या होगा? नॉन मेटल्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन
मेटल के क्रिस्टल में फंस जाते हैं और ये हाई पैकिंग दिखाते हैं, हाई पैकिंग इनकी हाई होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इज मोर एज कंपेयर्ड टू अदर मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है अदर मेटल्स के कंपैरिजन में, हार्डनेस बढ़ जाती है, पैक्ड होते हैं ज्यादा क्रिस्टल में, हार्डनेस बढ़ जाती है। ये कैसा बॉन्ड है? नीदर कोवैलेंट नॉर आयोनिक। किसको मालूम नहीं ये कौन सा बॉन्ड है? नीदर कोवैलेंट नॉर आयोनिक। क्या ये स्टोइचियोमेट्री फॉलो करता है? नॉट फॉलो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करता है ये। कंडक्टेंस सेम होती है, कंडक्टेंस रिमेन्स सेम। दे आर केमिकली इनर्ट। ये कुछ मैंने इनके पॉइंट्स लिख दिए हैं। हाईली पैक्ड हो जाते हैं, नॉन मेटल्स वॉइड में बैठ के हाई पैकेजिंग करवाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अदर मेटल की कंपैरिजन में बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है। कैसा बॉन्ड है सर ये? कोवैलेंट है या आयोनिक है? दोनों में से कौन सा भी बॉन्ड नहीं है, दोनों में से कौन सा भी बॉन्ड नहीं है। ये कैसा बॉन्ड है सर? पता ही नहीं चला, दोनों में से कौन सा भी बॉन्ड नहीं है। स्टोइचियोमेट्री फॉलो नहीं करता, कंडक्टेंस इसकी सेम रहती है और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। यहाँ से सवाल पूछ सकता है, एमसीक्यू सवाल यहाँ से बना सकता है, पॉइंट से एमसीक्यू सवाल बना सकता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या था? वॉइड्स में या इंटरस्टिशियल स्पेसिस में नॉन मेटल्स बिड़ जाते हैं, हाई पैकेजिंग करवाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, हार्डनेस बढ़ा देते हैं। कोवैलेंट भी नहीं है, आयोनिक भी नहीं है ये बॉन्ड, स्टोइचियोमेट्री भी ये फॉलो नहीं करते, कंडक्टेंस इनकी सेम ही रहती है और केमिकली इनर्ट बन जाते हैं। ये नोट डाउन कर सकते हो तुम, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। कर लिया नोट? तो ये था बच्चों आज के लेक्चर में, डी ब्लॉक लेक्चर नंबर 3 में अपन ने पढ़ा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, बेसिक्स से पढ़ा है एकदम। फिर उसके बाद अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस किए, फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों करते हैं, कलर कैसे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, फिर उसके बाद अपन ने किया अलॉय फॉर्मेशन, फिर उसके बाद अपन ने किया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये था आज के इस लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर या ये डी ब्लॉक की सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करे भी बिना जाना मत। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, एक और अगला तूफानी लेक्चर होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।